नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बहुत ही ख़ास मौजू पर, बहुत ही हसास मौजू पर, सुलगते हुए मौजू पर बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की, जहेज दहेज। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और मेरी तमाम अपने जो नाज़रीन हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि जहेज के ताल्लुक़ से आपके जो भी सवाल हैं वो आज आप हमसे कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर वकील अतहर आलम साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और लगातार हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते रहे हैं। अतहर आलम साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस खास पेशकश में। और जिस तरह से मैंने प्रोग्राम में शुरुआत में ही बताया, आज हम बात करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की। आखिर ये क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया है ना। देखिए, जो भी कानून बने हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। वो ऑब्जेक्टिव ये हैं कि दहेज देने वाला और लेने वाला दोनों साथ ही उसको कंसीडर करेंगे कि मुल्जिम है। अगर दहेज मांग रहा है कोई ओपनली, लेकिन आजकल उसकी सूरत हाल बदल गई है कि जो लोग दहेज देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं उसकी सूरत हाल 21वीं सदी में बिल्कुल बदल गई। कानून तो हमारे सामने बन गए हैं और सेक्शंस भी बहुत डिफाइंड है। जी। लेकिन अगर उन सेक्शंस को देखेंगे तो उसमें दो चीजें बिल्कुल जाहिर होंगी कि आखिर उस कानून को जानने वाले लोग कितने हैं। बिल्कुल ठीक। मैं नहीं समझता कि बहुत एक आम आदमी, एक कॉमन मैन इस कानून से मुताल्लिक़ जो भी है, ये चीजें उस वक्त अमल में आती हैं जब जी। हेलो जी अतहर आलम साहब, आप बोलिए। बीच में आवाज कुछ आ रही है। जी। तो मेरा कहने का मकसद ये है ना कि इसमें जो कानूनी पहलू हैं उसको अगर देखेंगे, जब कोई मसला आता है या कोई कंप्लेन आती है तब वो सारी चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल जी। और हम अपनी इस खास पेशकश में आज उन तमाम नाजरीन के जो शुकूक व शुबहात हैं, उनके जो भी सवाल हैं, उनका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिर जहेज की बात आती क्यों है। आज हम जिस माशरे में हैं, आज हम जब लड़कियों को पढ़ाने की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तब फिर आयशा जैसे मामले क्यों सामने आते हैं। तो चलिए नाज़रीन, अब हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन, हमारे जो नंबर हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए वकील साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, हम जानते हैं कि जहेज लेना और देना, दोनों चीज़ों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, एक जुर्म है। लेकिन आखिर एक लड़की जब परेशान हो जाती है या फिर उसके घर वाले जब परेशान होते हैं तो वो पुलिस स्टेशन तक क्यों नहीं जा पाते, वो अपनी शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवा पाते हैं, कमी कहाँ पर हो जाती है? एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज बेहद खास मौजू को लेकर हम हाजिर हुए हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जहेज आखिर है क्या, और इसके ताल्लुक से लगातार हम आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं। आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकील अतहर आलम साहब। अतहर आलम साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर एक लड़की या फिर उसके घर वाले अगर जहेज के ताल्लुक से इसकी शिकायत करवाना चाहते हैं तो वो कहाँ पर रुजू करें और इसके लिए उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, कानून क्या कहता है? देखिए, कानून तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन अफसोस है कि उस कानून को जो इम्प्लीमेंट कराने वाली एजेंसीज है, पुलिस, वो वहां पर जाके लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखिए, जब कोई भी कंप्लेन जाती है तो रिटन फॉर्म में लड़की की तरफ से जाती है और को जो जिस थाने में, जिस जुरिस्डिक्शन में लड़की रह रही है, अपने थाने के नजदीक थाने में जाके ही कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो, माँ की तरफ से हो, बाप की तरफ से हो, किसी रिलेटिव्स या गार्जियन की तरफ से हो। जी। कंप्लेंट दर्ज कहीं भी कराई जा सकती है। अब मुश्किल ये होती है कि जब कंप्लेन लेके कब थाने जाया जाता है तो वहां पर
पुलिस वाले 50 तरह के क्वेश्चंस पुटअप करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक। और कोशिश ये होती है कि मामले को बैठाल के रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल ठीक। कोशिश तो बाद में मीडिएशन के थ्रू भी होती है, लेकिन जब चीजें शुरुआती वक्त में जब परेशानी ज्यादा होती है, हर आदमी पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाना चाहता है, और वो एक पहली सीढ़ी होती है किसी भी कंप्लेन को कि ताकि जब वो कंप्लेन आपकी रजिस्टर होगी तभी कार्रवाई आगे हस्बैंड के फैमिली के ऊपर या उनसे मुतालिक जो भी लोग कसूरवार हैं उनके ऊपर हो। लेकिन अफसोस की बात होती है कि अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस की तरफ से बिल्कुल कोताही होती है और उस कंप्लेन को बहुत नजरअंदाज किया जाता है। बात बिल्कुल सही कही है। आयशा के केस में भी हमने देखा था कि वो थक चुकी थी लड़ते लड़ते कानून से, और जिस तरह की उनको और उनके घर वालों को दिक्कतें पेश आ रही थी, उन्हीं तमाम चीजों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक कॉलर से। हेलो वकील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए। वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील साहब शिमुगा से शाहिद बात कर रहा हूँ मैं। जी वकील साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये घरेलू तशद्दुद माहौल में कब कम होगा? अक्सर नौजवान लड़कियां मतलब खूबसूरत चाह रहे हैं और मतलब जॉब वाली लड़की चाह रहे हैं। इस तरह से मतलब घरेलू तशद्दुद कैसे कम होगा? जी आपके सवाल हम समझ गए हैं वकील साहब। ये जी शायद ये पूछना चाह रहे हैं। आपका जो सवाल है कि घरेलू तशद्दुद कैसे कम होगा, ये ऐसी चीज है जिसका सवाल या जवाब शायद हमारे पास भी नहीं है। बिल्कुल कि ये हर आदमी का एक इंडिविजुअल नेचर होता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड होता है, उसकी ग्रोन अप किस माहौल में हुआ है, उन चीजों पर डिपेंड करती है। आज के जमाने में जो लड़के आ रहे हैं वो भी एजुकेटेड हैं, लड़कियां जो हैं वो भी हाईली एजुकेटेड फैमिली से आ रही हैं। अगर मीडियम क्लास फैमिली को भी देखिए तो अभी शहर में आके एक एजुकेशन लेने के बाद सबका ड्रीम बहुत आगे बढ़ने का होता है, और उस हालात में वक्त बहुत ज्यादा गुजर जाता है। जो शादी का जो मेरे हिसाब से जो सही वक्त होता है, मेरे ख्याल से लड़कों के लिए वो 27, 28, 29 साल होता है, और लड़कियों का 23 साल से 25 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। तशद्दुद बढ़ने का जो सबसे ज्यादा जो मैंने अभी तक फील किया है मीडिएशन में, जिस तरीके के नेचर के केसेस हमारे पास आते हैं कि लोगों में, बच्चों में आजकल टॉलरेंस का बर्दाश्त का मादा कमी हो गई है। जी बर्दाश्त करने की जो कुव्वत होनी चाहिए वो बिल्कुल खत्म हो गई है, और वो शायद तालीम वो घरों में भी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और टॉलरेंस नहीं है। देखिए अब लड़के लड़कियां, सपोज कीजिए मियाँ बीबी दोनों इंजीनियर हैं या दोनों वकील हैं या दोनों डॉक्टर हैं, कोई आदमी किसी ने, और जेंडर बायसनेस जो है, जो एक नेचुरल चीजें हैं कि मैं लड़की हूँ तो मुझे अगर कोई बात कहिए तो लड़की ये कहती है अच्छा मैं लड़की हूँ इसीलिए आप मुझे दबा रहे हैं, लड़के को कोई नहीं बोलता। तो ये एक जनरल एक फैमिली में भी आप ये देखिएगा, अगर दो भाई बहन हैं, अगर जी वकील साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। हमारे पास एक सवाल ये भी आया है कि जब शादी ब्याह की बात शुरू हुई थी, अगर हम बहुत पीछे जाएं, तब स्त्री धन की बात की जाती थी, गिफ्ट की बात की जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर उसने एक लानत की शक्ल इख्तियार कर ली। वो जहेज बन गया, दहेज बन गया। तब माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाने की बजाय, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की बजाय सारा ध्यान वालिदैन का उस शायद ट्रंक की जानिब चला जाता है, उस अलमारी की तरफ चला जाता है जहां पर वो अपनी बच्ची के लिए बचपन से ही जहेज जमा करना शुरू कर देते हैं। ये सोच क्यों नहीं बदलती? नहीं, ऐसा नहीं है ना कि सोच बदली नहीं है। आने वाले वक्त में अभी बहुत से लोगों के जहन बदल रहे हैं, और लोग बहुत सी फैमिलियों में वो कहते हैं कि मुझे बस पढ़ी लिखी बच्ची चाहिए, पढ़ी लिखी बहू का, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। लेकिन देखिए चाहत दिल में किसके क्या है वो तो बेहतर वक्त बताता है। हम तो बहुत कुछ कहते हैं कि हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी दी इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट तरीके से हम उस चीज को कहलवाते हैं, क्योंकि हमें कानूनी पहलू, अगर जिसको कानून मालूम है तो वो तो जानता है कि अगर कल को हम मांगेंगे तो वो सारी चीजें सामने आएंगी।
और हर आदमी आजकल अक्लमंद है, दावरी के फेरिस्त बना लेते हैं कि भाई दहेज की बेज़ाब्ता कई जगह अगर आप देखिए कि निकाह के वक्त में एक डाउरी की लिस्ट भी होती है कि उस पर जिस पर बाज़ाब्ता मौलाना या काजी साहब की मुहर लगी होती है कि ये सामान इनके सामने दिया गया। तो चूंकि हालात इस तरीके के हो रहे हैं और मामला 6 महीने से ज्यादा शादी के नहीं होते कि फिर शिकायत दोनों तरफ से शुरुआत हो जाती है किसी न किसी मसले जी पर। वकील साहब, एफआईआर अगर हो गई है उसके फौरी बाद क्या कुछ मदद कानून की तरफ से? देखिए एफआईआर होती है तो मदद को गुंजाइश ये होती है कि 498 406 में जो क्रूएल्टी पर जो एफआईआर होती है तो वो चार्जशीट फाइल होती है, आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन आजकल हर पुलिस स्टेशन में भी एक मेडिएशन सेंटर बना दिया गया है, यानी पुलिस स्टेशन एनेक्स्ड मेडिएशन, यानी CAW सेल में अगर कंप्लेन अगेंस्ट वीमेन सेल में अगर कोई कंप्लेन आप फाइल करती हैं तो पहली दूसरी डेट में हस्बैंड को नोटिस जाती है और फिर पुलिस स्टेशन से ये कहा जाता है कि आप फला फला मेडिएशन सेंटर में जाइए, आपका वहाँ मैटर लगा है, वहाँ बैठ करके आपस में कोशिश कीजिए कि इस मसले का हल करें। तो वो पुलिस एनेक्स मेडिएशन जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल तो आज नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादातर प्रेफर कोर्ट एनेक्स मेडिएशन में करते हैं कि अगर वो कोर्ट में मामलात आ गए तो कोर्ट के थ्रू जो वकील साहब, आपसे हम लगातार इस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे अपने कॉलर से। हेलो जी। हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। हाँ, मेरा नाम महमूद है, मैं मध्य प्रदेश MP से बोल रहा हूँ। जी, सवाल करिए। हेलो। हाँ वकील साहब, मेरा ये सवाल था वकील साहब से कि मेरा क्लेम का केस चल रहा था जिसमें निचली अदालत ने मेरे हक में अवार्ड कर दिया है, लेकिन जो क्लेम कंपनी है वो अपील में गई है जबलपुर, और जो 50% राशि है वो भी मुझे अभी तक से प्राप्त नहीं हुई। चेक जमा है मेरे नाम से, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए क्या उपाय है वकील साहब आप बताइए। और मेरा भी अभी हाल ही में एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक पैर टूट गया है। अच्छा, नहीं तो वो तो आपका हक मिलना चाहिए, वो पुलिस इंश्योरेंस कंपनी चली गई है तो उससे जाने से नहीं होता। आप वहां पर पेश होइए और हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी भी बाज़ाब्ता आपको कंपनसेशन जो भी नीचे की अदालत ने आपको वो अवार्ड किया है वो अवार्ड के हिसाब के आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे मिलेंगे। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो, आप अपना नाम बताइए, अपना सवाल करिए। हाँ वकील साहब बात होंगी जी, वकील साहब मौजूद हैं, आप अपना सवाल करिए। अब सवाल वकील साहब से करना है। आप अपना सवाल करिए। जी हेलो। जी हाँ बोले, अपना सवाल बताएं। ऐसा था मैडम, हमने जो है एक 498 में एफआईआर दर्ज कराई थी। ठीक है जी, 498 में एफआईआर दर्ज कराई थी। एक तो शिकायत करता थी 45 दिन तक एफआईआर पुलिस ने लिखी, जबकि हमने 45 दिन पहले सारे अधिकारियों को, मुख्यमंत्री सहित सबको देखने के एफआईआर हमने जो है एक कॉपी थाने में दी थी, मतलब 45 दिन तक एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद में फिर ज्यादातर मेडिसिन की कोई भी परिस्थिति चल रही कि आप फैसला कर लें, काउंसलिंग कराना, काउंसलिंग हो गई 3 बार काउंसलिंग हुई, पुलिस की में एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है वो पावरफुल है, पैसे वाली है, और ये जो बच्ची है इसके माता पिता भी नहीं है, इसके बहन भाई भी इसके साथ मिलकर है, कोई नहीं बेचारी नन्ही सी बच्ची को लेकर गोद में फोटो भागी तो रही है, लेकिन कोई संभावना नहीं है। अब पुलिस ने क्या करा, इसके अंदर जब दूसरी पार्टी से पैसा खा करके उसने जो है एफआईआर लगा दी। आज मुझे ने मुझे मारा, 3 साल तक मारा पीटा, फिर मुझे प्रताड़ित किया गया। उसके बाद में मुझे जो है अक्टूबर में ठंड में भी सोच दिया कि पैरालाइज का मरीज पैरालाइज में वो बच्चे को लेकर बच्चे रात चलेंगे, लेकिन पुलिस जितनी हमारी हो गई थी तो पुलिस की जो पैसा खा लिया और उसके अंदर जो एफआईआर लगा करके एक मुद्दे को जो है जाने कैसे हल क्या किया जाए। जी बहुत देखिए, आप शुक्रिया उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन लगाइए। अगर एफआईआर फाइनल रिपोर्ट पुलिस लगा रही है
तो बिना आपके कंसेंट के वो चीज क्लोज नहीं हो सकती। आप उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन लगाइए, उसको कंटेस्ट कीजिए कि भाई हमने 498 एक क्रुएल्टी के ग्राउंड पे ये एफआईआर दर्ज कराई थी, केस बनता है। लेकिन कानून से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे कितने भी पैसे वाले हों, मुख्तसर तौर पे वो उस चीज को डिले जरूर कर सकते हैं, लेकिन कानून से बढ़ के कोई चीज नहीं है। आप कोर्ट के सामने, अदालत के सामने, जहां पर वो फाइनल रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, आप वहां प्रोटेस्ट पिटीशन लगाइए, उन कोर्ट को ये बताइए कि ये जुर्म हुआ है और इस जुर्म के तहत हमने ये कंप्लेन लिखाई थी 498 में, इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब जवाब देने के लिए। और अब हमारे पास एक सवाल और आया है कि डाउरी डेथ का क्या मतलब है और इसके लिए कानून क्या कहता है? देखिए, अब डाउरी डेथ के मतलब ये है कि दो चीजें बड़ी अहम होती हैं कि डेथ के केस में 304B का तरीका है कि 7 साल से कम से शादी से पहले अगर कोई इस टाइप की हैपनिंग होती है, मिस हैपनिंग कह लीजिए, तो उसमें भी बहुत से तरह तरह के केसेस आते हैं जिसको ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये डाउरी डेथ थी, नेचुरल डेथ थी या किस वजह से हुई। तो ये सवालात बड़े टेक्निकल चीजें हैं, इसमें बहुत सारी रिपोर्टें होती हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है, प्लस एसडीएम के सामने बयानात होते हैं, 164 का बयान होता है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, लड़की की उस वक्त डेथ से पहले कोई बयान नोट किया गया या नहीं किया गया। क्योंकि अगर 164 की बयान, डाइंग डिक्लेरेशन जिसको हम कहते हैं, कि जी बहुत से केसेस में आप देखते होंगे कि एसडीएम ने डिक्लेरेशन के ऊपर करेक्शन किया है कोर्ट ने। तो डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाउरी डेथ के केस में, कि लड़की के मरने से पहले अगर लड़की ने कुछ बयानात ऐसे दिए हैं, जल गई है या 60 या 70% या 80% उसकी बर्न इंजरी हुई है, और उस दौरान अगर पुलिस ने कोई स्टेटमेंट लिए हैं या गेजेटेड ऑफिसर के सामने अगर उसने बयान दिए हैं, तो उसकी थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और सजा के इम्कानात ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी वकील साहब, आपने सजा की बात की, लेकिन अक्सर हम ये देख रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, मुतवस्सित तबके की, तो सज़ा का डर नहीं है, बड़े ही आराम से जहेज़ की बात की जाती है, बाकायदा लिस्ट दी जाती है। हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। चलिए इस वक्त हम बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना सवाल करिए, वकील साहब हैं। मुझे हिबा नामा, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैं जी। हिबा नामा होता है जो अपने अब्बा ने बच्चे को लिख करके दिया, बाकी भाई लोग और बहन लोग सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ उनका ऑब्जेक्शन आ सकता है क्या? देखिए, ऑब्जेक्शन तो हर स्टेज में कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन का राइट सबको है, लेकिन अगर किसी ने हिबानामा गिफ्ट डीड लिखी है तो उसको चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है, और नहीं किया है तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे जहेज के ताल्लुक से कि जहनों में डर क्यों नहीं बाकी बचा है अब कानून का? कानून का डर है, ऐसा नहीं है कि कानून, चूंकि देखिए दो चीजें बहुत अहम हैं। हमारा जो कानून है वो इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड रहता है। क्रिमिनल ऑफेंस अगर कुछ होते हैं जी, तो सारी चीजें जो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिलती हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ें या हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें आप 70 to 80% केसेस जो है वो टेंटेड इन्वेस्टिगेशन के होते हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता, बयानात नहीं नोट कर पाते, जिसका अल्टीमेट ट्रायल के स्टेज में एक्यूज को बेनिफिट मिलता है। और जो देखिए हैबिचुअल ऑफेंडर हैं वो तो बहुत आसानी से इस तरीके के कानून को चकमा दे के निकल जाते हैं, और जो बेगुनाह होते हैं वो बेचारे जिंदगी भर केस लड़ते रहते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी जी। और जिस तरह से लगातार हम अपने ख़ास मौजू को लेकर बात कर रहे हैं, अगर जहेज़ के ताल्लुक से शिकायत दर्ज हो जाती है, कानूनी जो तमाम चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती हैं, लेकिन इसमें इतना वक्त क्यों लग जाता है? क्या कुछ ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो जल्द से जल्द तमाम कार्रवाई हो सके? नहीं, देखिए है ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आज की डेट में देखिए डोमेस्टिक वायलेंस केस एक्ट जब बना 2005 में, तो मैं समझता हूँ उस एक्ट को बने हुए भी 15 से 16 साल हो गए हैं, और बहुत फास्ट
वो चीजें होती हैं। पहले वक्त लगता था, लेकिन मैं दिल्ली में जो का तो तजर्बा है मेरा, वो उस हिसाब से दूसरे अगर स्टेट की बात आप करें, यूपी की, बिहार की और मुख्तलिफ स्टेटों की, वहां पर बहुत सी वजूहात हैं जो कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं है। दिल्ली में कोर्ट में हर चीज है। देखिए, इस कोरोना में भी, कोरोना काल में भी हमारे यहाँ प्रोसीडिंग हुई और डीवी एक्ट में मेंटेनेंस का राइट औरतों को दिया गया, बच्चों की कस्टडी का राइट दिया गया, मेंटेनेंस का राइट दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि वक्त लगता जरूर है, क्योंकि कोर्ट ओवरबर्डन है। जहां जरूरत 50 मजिस्ट्रेट की है, वहां 10 मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ जिस हिसाब से एक प्रोपोर्शन होना चाहिए जजेस के अलॉटमेंट का और कोर्ट के केसेस का, वो प्रोपोर्शन में अभी कमी है। जी वकील साहब, हम ये तमाम चीज़ें इसलिए अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं ताकि उनका ये खदशा दूर हो सके कि कानून में देरी होती है या फिर कानून कुछ नहीं करता। कानून है और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम भी है ताकि हम आपकी सही रहनुमाई कर सकें। और वकील साहब जिस तरह से तमाम चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं, आप अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, अपना सवाल करिए। मेरा सवाल ये है, हमने वजीराबाद में जमीन ली थी जी किस्तों पे। अब वो 1.5 लाख रुपए हम दे चुके हैं। वो जमीन ना तो जमीन दे रही है ना पैसे दे रही है। देखिए, जमीन भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। कानूनी तरीके से आपको थोड़ा सा लीगल नोटिस दीजिए, उनके खिलाफ सूट फाइल कीजिए, रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं। जो पैसे आपने दिए होंगे उसकी रसीद आपने ली होगी, उसकी बुनियाद पर आप सूट फॉर रिकवरी दायर कर सकते हैं। जी वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो, तो नाज़रीन हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं और आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं डाउरी की, जहेज की। जिस तरह से लड़कियां इसका सबसे ज़्यादा शिकार हो रही हैं और आयशा का जो मामला सामने आया है उसके बाद से एक बार फिर से ये मौजूद जो है ये सुर्खियों में आ गया है। चलिए वकील साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ये साबित हो जाता है कि जहेज मांगा गया है, तब क्या कुछ कानून कहता है? क्या इसके लिए किस तरह की चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं कानून में, अगर ये साबित हो जाए कि जहेज मांगा गया? देखिए, अगर चीजें साबित हो गई तब तो कन्विक्शन लाजमी है। असल तो सारा खेल साबित करने का ही होता है ट्रायल कोर्ट में। और आज के वक्त में हर आदमी बहुत चालाक है। वो कभी इस तरीके से नहीं मांगता कि वो जाहिर हो जाए और वो एविडेंस कोई ना कोई छोड़े अपने ऊपर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने का। तो तरीका आजकल थोड़ा सा मोडस चेंज हो गया है, डिमांड का और तरीका बदल गया है जी, पहले के मुकाबले में। जी जी, बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। रामनाथ गुप्ता जी। आखिर में जब देखिए मेरी भतीजा है, उसकी शादी हो गई है, 2 साल हो गया है और वो लड़की आ नहीं रही है और कह रही है कि नहीं जाएंगे। सब सामान गहना उहना लेकर चली गई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम HMA का प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट में, कोई वहाँ तो सेक्शन 9 का एप्लीकेबिलिटी समझ में आती है कि कंजुगल राइट साथ रहने का दावा लड़का डाल सकता है अगर वाइफ छोड़ के चली गई है। मुस्लिम लॉ में जनरली, मोहम्मदन लॉ में मुल्ला के जो प्रोविजन है सेक्शन 286 में लोग जाते हैं, सिविल सूट फाइल करनी पड़ेगी आपको और निचली अदालत में, फैमिली कोर्ट में। वहां पर आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, लड़की के साथ रहने का दावा डाल सकते हैं। और फिर एक लीगल नोटिस भी वकील के थ्रू भेजें कि भाई हम रखना चाह रहे हैं, आप छोड़ के चली गई हैं। तो जवाब से ये बात क्लियर होगी कि लड़की साथ रहना नहीं चाहती है या नहीं चाहती है। और अगर नहीं रहना चाहती तो बेहतर है कि म्यूचुअल कंसेंट से, बिना ज्यादातर केस मुकदमे में जाए बिना, आप एक म्यूचुअल कंसेंट से डाइवर्स ले लें तो जहनी सुकून दोनों तरफ रहेगा, आपकी तरफ भी रहेगा, उनकी तरफ भी रहेगा।
जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मैं हेमराज सोनी बोल रहा हूँ, जी जोधपुर से, जी राजस्थान। जी वकील साहब से ये पूछना था मुझे। हेलो जी वकील जी, साहब अपना सुन सवाल रहे हैं? करिए। हाँ वकील साहब, मेरा एक सिविल सूट था जो सुप्रीम कोर्ट तक मेरे फेवर में हुआ। फिर जी। उस इश्यू पे मैंने वापस जो है वो एक नया पजेशन का दावा डाला था। उस दावे में एक इश्यू बन गया, पुराना वसीयत बनी, वसीयत के मुतालिक। फिर क्या हुआ साहब कि वो वसीयत वाला रेस्ट ड्यूटी का था, मान के उसको खारिज कर दिया, उसकी एप्लीकेशन हमारी मंजूर कर ली। तो अब वो पजेशन का दावा जो है लास्ट स्टेज पे है, फैसले पे, वो कुछ करते ही नहीं है। जज जो है वो तारीखें ही दे रहा है, कुछ करना नहीं चाहता। क्या किया जा सकता है? देखिए, उसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन का प्रोविजन है। अगर जज साहब फैसला नहीं सुना रहे हैं पोजीशन का, तो एक एप्लीकेशन वहां डालिए जिस अदालत में आपका केस पेंडिंग है, और कुछ ना कुछ फैसला तो सुनाएंगे। कब तक इंतजार करवा सकते हैं वो। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल करिए। हाँ, मैंने दूसरा कॉल किया तो रानी बरसिद शदाब हसन में बात कर रहा था। बात सुने, शदाब, रानी बरसिद शदाब। जी सवाल करिए सर। जी जी जी, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें जैसे कि मैंने अभी बात की थी, इससे पहले भी कॉल की थी आपको मैंने, मुझे एक बात थोड़ी रह गई थी कि इसके अंदर महिला समाधान करने जो मामला निपटाए और निपटाए, तो मतलब वैसे तो वो छोड़ना राजी है, मतलब पढ़ाई में कहता मैं छोड़ूंगा, वहां पे मैं रखूंगा और मैं सामान ले आऊंगा। वहां पे सामान ले आया, वो सामान लाने के बाद में जो 8-2 लाख रुपए की ज्वेलरी थी वो लाया नहीं, और मोटरसाइकिल लाया, और उसके ऊपर जो है उसका बहनों ने उसको जो गाड़ी पकड़ है कि पहले 4 को डाल दूंगा यहाँ पे। तो मैं जब विरोध करा लड़की ने कि मेरा पूरा सामान लाइए यहाँ पर, और पुलिस ने शिकायत पुलिस कप्तान को की, 2-3 जगह डाक से भेजी। तब उसके सामान 1.5 महीने बाद FIR दर्ज हुई, और पुलिस ने बड़े नॉर्मल तरीके से जो FIR लगाई। मैं ये पूछना चाहता था ये क्या होगा जी। ये पहले से कॉलर थे, इनका जवाब शायद मैंने दे दिया था। जी जी जी। और वही फाइनल रिपोर्ट की बात ये कर रहे हैं। सबसे बेहतर होगा बैठ के आपस में समझौता कर लें तो ज्यादा अच्छा है, कि वो फिर केस मुकदमे में वक्त बहुत ज्यादा जाया होता है। जी बिल्कुल वकील साहब, आपके साथ हमारा ये बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब। आपने सवाल कर सकते हैं अपनी कानूनी उलझनों के हल के लिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। 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 तो नाज़रीन, हमारे नंबर जो हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ वकील साहब अतहर आलम साहब मौजूद हैं। चलिए जब तक हम अतहर आलम साहब से जानने की कोशिश करेंगे, वकील साहब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ख़ास तौर से जो शादियां होती हैं और जो वालिदैन की मतलब वालिदैन की कंसर्न से होती हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको शादी के वक्त किन ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए जहेज या फिर डाउरी को लेकर? क्या कुछ आप कानूनी तौर पे कहना चाहेंगे? देखिए, कानूनी तौर पे तो बहुत कुछ चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन हर प्रिकॉशंस के बाद भी जब मामला ऐसे आते हैं जब कोर्ट कचहरी में, तब आदमी सोचता है कि काश ये काम हम कर लिया करते। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, चाहे वो मेरी बच्ची की शादी हो या किसी भी सोसाइटी समाज में रहने वाले बच्चियों की शादी हो, आपको ये देखना होगा कि फैमिली बैकग्राउंड का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। चाहे अगर लड़का है तो लड़के का बैकग्राउंड क्या है, उनके वालिदैन क्या करते हैं, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है। क्योंकि देखिए, हर चीज का असर जो है बच्चों पर अपना उस माहौल का होता है। जिस माहौल में उनका ग्रोन अप हुआ है, नो डाउट हर आदमी आजकल मटेरियलिस्टिक हो गया है। हर तरीके से इंसान की सोच में बदलाव बहुत तेजी से हुआ है इन 21वीं सदी में। और हम लोग ये देखते हैं कि हर आदमी
जो रिलेशन को भी, अपने ताल्लुकात को भी पैसे की बुनियाद पर आजकल देखता है, सोसाइटी में स्टेटस के तौर पे देखता है। तो जरूरी यह है कि कुछ प्रिकॉशंस हम रखें कि बैकग्राउंड क्या है, मालूमात करें जहाँ शादी लग रही है कि उनके बैकग्राउंड क्या रहा है, क्योंकि देखिए दिल की बात कोई आदमी जानता नहीं है कि आप मानने हैं, मांगेंगे नहीं। यहाँ देखिए 90% केसेस में शादी के बाद डिमांड शुरू होती है किसी न किसी बहाने से। तो उस प्रिकॉशंस को देखते हुए फिर ये चीजें जाहिर होने लगती हैं, फिर रिफ्ट बढ़ने लगते हैं कि भाई अपने घर वाले बोलने लगते हैं, जो लड़कियों की शिकायत होती है कि कहा जा रहा है कि गाड़ी के पैसा नहीं दिया, गाड़ी दी तो छोटी गाड़ी दी, बड़ी गाड़ी नहीं दी। तो इन चीजों का कहना, कितने भी आप प्रिकॉशंस ले, देखिए जब परेशानी आने वाली होती है तो वह किसी न किसी तरीके से घेरती है, वो बहाना होता है। तो ये देखना कि क्या किन चीजों का ध्यान रखा जाए, सब चीज ध्यान होने के बाद भी एक लफ्ज बना एक्सीडेंट। तो ऐसे हालात में लड़की क्या करे, वो किस तरह से इन तमाम चीजों को कानूनी तौर पर फेस करे? देखिए कानून लड़कों के लिए आजकल बहुत सी चीजें बनी हैं, और हर जगह सरकार की भी जो पहल है, हर जगह सोसाइटी समाज में प्रिविलेज दी जा रही है, उनको एक मौका दिया जाता है, और हर जगह कंप्लेंट सेंटर बने हुए हैं, जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। जब कोई इस तरीके की परेशानी हो तो उन चीजों से राब्ता किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, स्टेट लेवल पे आपको स्टेट लेवल कमीशन बना हुआ है, विमेन कमीशन है, नेशनल लेवल पे नेशनल विमेन कमीशन है। तो इन कमीशंस का फायदा उठाएं, कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले और राब्ता कायम करें। और अगर मुस्लिम है तो शरीयत के हिसाब से हर चीज देखने का कोशिश करें कि हर जगह इमारत शरिया है, इदारे हैं, शरीयत है, काजी साहब मौजूद हैं। क्योंकि देखिए कानून जब से चीजें आई हैं और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है तो उसमें काजी के इम्पोर्टेंस को कम कर दी गई। अगर आप याद रखें, काजी एक्ट 1937 में जब अमल में आया तो बहुत से मसले हमारे इस्लाम के और शरीयतन वो मसले का हल हो जाता था। जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो डिसीजन काजी का डिसीजन जो है हम लीगलाइज नहीं कर सकते, तब से वो परेशानी बढ़ गई कि अब हर चीज को आप कानूनी तरीके से करिए, आपको कोर्ट आना पड़ेगा, कानूनी तरीके से वो डायरेक्शंस लेने पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ काजी की अहमियत पहले से कम हो गई है, क्योंकि पर्सनल लॉ के जो मसले हुआ करते थे पहले, हमें भी याद है कि काजी बैठ करके फैसला सुनाया करते थे और उस फैसले का हर आदमी इस्तकबाल करता था, हर आदमी उसको सीरियस लेता था और उस पर अमल करने की कोशिश करता था। जी बिल्कुल ठीक। और आपने बहुत कारामद बात बताई है कि किस तरह से एक लड़की जो है अगर इस तरह के हालात का शिकार हो रही है तो वो मदद ले सकती है, खुद आगे बढ़कर कानून से अपनी हिफाजत के लिए अपनी बात कर सकती है। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, अपना सवाल करिए। मेरा नाम आसिफ हुसैन है जी, अपना सवाल करिए सर। अरे मेरी माँ है, वो बीमार रहती हूँ, चल नहीं पाती हूँ, और मेरे घर में कुछ हालात, कुछ स्थिति ऐसी चल रही है जिससे आज के मेरे घर का माहौल बहुत खराब चल रहा है। जो हमारे बाबा साहब है, उनको जो अपने मर्द से भी कोई लेना देना नहीं है, ना लड़की से कोई लेना देना है, और इसका नाता खत्म कर दिया और घर में घुसी रह रही है और तरह तरह की धमकियां दिया करती हैं। और हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा चढ़ाई करती है। मेरी माँ एक हार्ट पेशेंट है। जी, आपने कहाँ से कॉल किया है, आप ये बताएंगे? ये कश्मीरी महल्ले से। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, ये घरेलू मामला लगता है। जी हाँ, इस तरीके के देखिए मसले ज्यादातर घरेलू होते हैं और घरेलू मसलों का हल करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। जी जी। और इसीलिए आजकल
सरकार ने जो है बहुत सारी जगह सेंटर्स बना रखे हैं, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी बना रखी है, प्राइवेट मेडिसिन सेंटर्स खुले हुए हैं। हमने भी अपने इलाके में, जामिया इलाके में बहुत से इस टाइप के मैटर्स जो घरेलू मसले के होते हैं हल करने की कोशिश करते हैं छुट्टियों में, संडे के दिन खासकर। लेकिन ये मसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इनकी कमी हो नहीं पा रही है, इसलिए कि हमारे मसाजिद जो है, हमारी इमाम हैं, उनको भी हम कहते हैं कि जुमे की नमाज में कम से कम इस बात का लोगों को बताएं कि आपस में जो घरों में जिस तरीके से ना इत्तफाकी है आपस में, देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जहाँ घर में तरह तरह के लोग आएंगे, भाभियां आएंगी, भाई हैं, ननद हैं, हर आदमी का दर्जा, हर लोगों का दर्जा अपनी जगह है, लेकिन सबको इज्जत देना, उनका ध्यान रखना उनकी सबकी जिम्मेदारी है, घर वालों की जिम्मेदारी है। लेकिन अब कुछ गलत लोग आ जाते हैं तो मुश्किल तो होती है, माहौल खराब हो जाता है। जैसे इस तरीके से अगर आपकी एक बिल्डिंग में कई फ्लैट है, अगर एक आदमी भी आपके फ्लैट में गंदा आ गया तो फिर सारा माहौल खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह से घर का मसला है। जी चलिए वकील साहब, आपसे बातचीत जारी रहेगी, बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो जी जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। टीवी की आवाज आप बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। ओके मैम, ओके ठीक है, आवाज बंद कर दी थी। जी अपना सवाल करिए। यस मैम। सर मुझे ये पूछना था, उत्तराखंड हल्द्वानी से बात कर रही हूँ मैं। जी तो मेरी ना सिस्टर की शादी मुंबई में हुई थी जी। उनकी अभी 10 साल हो गए हैं शादी को। ठीक है। और तो सर वो 15 दिन बाद उनके ससुराल वाले छोड़ गए थे, दहेज के वजह से ना घर छोड़ गए थे। हाँ, और तो लेने ही नहीं आए। हमें फिर किसी के थ्रू पता चला कि उनकी दूसरी शादी हो गई है, जीजू के नाम आ रहे। तो हाँ जी वकील साहब, इनसे कुछ तो पूछना अब चाहेंगे आप? क्या कर सकते हैं? 10 साल हो देखिए, गए अगर शादी को। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और 6 साल और 10 साल आप बता रही है शादी को, तो जो तरीका है दो कि आपको मेंटेनेंस का राइट मिलना चाहिए, जो हक है उनका, राइट ऑफ रेजिडेंस का, वो मिलना चाहिए। तो उसके तरीके से कानूनी कार्रवाई करें, आप उनको लिखें, लीगल नोटिस भिजवाएं कि आपने उनको छोड़ भी दिया और दूसरी भी शादी कर ली। तो ये तो गलत है, इलीगल है, इसको चैलेंज कीजिए उनको। बॉम्बे में अगर शादी हुई थी, जिस कहाँ पर जुरिस्डिक्शन बनता है वहां पर अपने थाने में कंप्लेन करवाएं उनको। तो आयु बुलाएंगे, अपने कॉल करेंगे, बैठाल करके बात करने की कोशिश करेंगे, और बैठ के अगर मसले का हल निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी वकील साहब बहुत शुक्रिया, और लगातार हमारा ये प्रोग्राम जो है ये जारी रहेगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब, और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। हाँ हेलो मैडम जी अपना सवाल करिए। सवाल करूं? पेंशन का केस था 2 पत्नियों का। आप टीवी की आवाज बंद करके आप अपना सवाल करिए। सवाल करूं? जी। 2 पत्नियों का पेंशन का केस था और 2009 में लोअर कोर्ट से 2009 में लोअर कोर्ट से दूसरी पत्नी आधी पेंशन पाने की पात्रता दी थी। लोअर कोर्ट से आधी पेंशन जी जी, क्योंकि टीवी की वॉल्यूम भी लगातार आ रही है और आपने अपने टीवी की आवाज बंद नहीं की है, इसलिए आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार आपसे हम यही दरख्वास्त करते हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दें, ताकि आपका सवाल वकील साहब को कम से कम ठीक से समझ में आए और आपके ही मसले का हल वो आसानी से दे सकते हैं। चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मेरा नाम बानू है जी, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। जी बोलिए। मेरे एक भाई है ना, वो नहा कैसे जेल में कैद हुए हैं, 1.5 साल हुआ।
तो उनके ऊपर एक लड़के को मारने का ऐसा लड़के को मारे हैं वहाँ के लोगों ने, और वो इल्जाम उनके ऊपर आया है। हाँ, तो अभी तक वो जेल से नहीं छूटे हुए हैं, बहुत कोशिश की, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हालांकि उनका उसमें कुछ सवाल भी नहीं है, वो एक बिजनेसमैन होने की वजह से उनके ऊपर वो सौंपा गया है कि उन्होंने वो सुपारी दी है जबकि, हालांकि मारा ही दूसरों ने। वकील साहब कोई पूछना चाहेंगे? अब ये इल्जाम की बात कर रहे हैं तो वो तो मैटर ऑफ एविडेंस है कि कंप्लेन किसने दर्ज की, एफआईआर किसने कराई। अगर इनकी बेल नहीं हुई तो रेगुलर बेल के लिए नीचे से अगर रिजेक्ट हो गई है तो ये आगे कोर्ट में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां से बेल हो जाएगी। इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि इसके लिए इतने दिनों तक वो जेल के अंदर रहें। जी वकील साहब बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, जी, अपना सवाल करिए और टीवी की आवाज बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। हाँ टीवी की आवाज बिल्कुल बंद है। जी सवाल हेलो, करिए। हाँ मैं ये बात कर रही हूँ वकील साहब से कि मेरा जो एक लड़का है बड़ा, सुन रहे हैं आप? जी जी, अपना सवाल करिए। हाँ, बड़ा लड़का है वो, मेरा हस्बैंड को उनका इंतकाल हुए 21 साल हो गए। अब मैं अकेली रहती हूँ, घर का मकान है, उसके घर के मकान में ही रह रहा है वो मेरे। वो मुझे 5 पैसे भी नहीं देता, ना मुझसे कोई रिश्ता रखता है। मैं अकेली हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ। ये यहाँ इधर रोड के इधर एक मकान और है, उस पर रहती हूँ। कोटा राजस्थान जिला कोटा राजस्थान है ये, इधर रामगढ़ मंडी के इधर, यहाँ पे रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमें कभी मुझे ये नौकर है, उसको 25 रिटायर हो गया, उसको 25-30 हजार रुपए पेंशन मिलती, पर कभी मेरी एक पैसे की खिदमत नहीं करता। वो मकान में मेरे रहता है। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, वकील साहब ये सवाल जी मैं आपको बताती हूँ। जी ये एक खातून है जिनके शौहर की जो है उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन इनका इकलौता बेटा है, वो बिल्कुल अपनी वालदा की फिक्र नहीं करता। हालांकि पेंशन का जो पैसा आता है वो बेटे के पास जाता है। अब ये क्या कर सकती हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन एक्ट बहुत अच्छा कानून बना है, बिल्कुल, जिसमें ये माँ जो है जा सकती हैं अदालत में, और ट्रिब्यूनल आजकल इसमें एसडीएम के रैंक के जजेस बैठते हैं ट्रिब्यूनल में, और उसकी प्रोसीडिंग होती है, और जो भी कानूनी तौर पे जो हक इनका हो मिलना चाहिए वो मिलेगा। पेंशन इनकी आ रही है, इनकी किताब में आ रही है, और वो सारी चीजें के लिए वो ये कानूनी तौर पे जा सकती हैं ट्रिब्यूनल में, सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर वकील के थ्रू ये जा सकती हैं। जी शुक्रिया वकील साहब। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं, वकील साहब मौजूद जी जी, तारिक हुसैन हाशमी बोरा बंडा से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरी गांव में जमीन है जी, और उसके ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रहा है। तो जो जमीन है उसके ऊपर आम का बाग लगा हुआ है, बागीचा है। तो अब गवर्नमेंट उसका मुआवजा, पेड़ का भी मुआवजा देगी और जमीन का भी मुआवजा देगी, या सिर्फ पेड़ का? इसलिए कि आम का जो झाड़ है ना जी, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ आम के झाड़ का मुआवजा मिलता है, जमीन का तो नहीं देते। तो ये समझना है कि आखिर लॉ क्या कहता है। जी वकील साहब, देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट में जमीन का मुआवजा मिलेगा और इसका नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। आपको मुआवजा पूरी तौर पे मिलेगा, और इस बात की तफ्तीश आप जाके अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं जहां से मुआवजा मिलना है। हर चीज पहलू है, और बाकायदा टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं। आप कंसर्न डीएम ऑफिस से या एसडीएम ऑफिस से इस चीज का पता लगा सकते हैं कि मुआवजा जी वकील साहब आपको मिलना चाहिए। जी वकील साहब बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए सर। मैम, मेरा नाम परवेज अहमद है और मैं जम्मू कश्मीर पुंछ से बोल रहा हूँ। जी, मेरा ये सवाल है, जो लॉकडाउन के दौरान हमें बच्चों की फीस देनी पड़ेगी या नहीं? देखिए, फीस तो देनी पड़ेगी, फीस की कोई माफी नहीं है। देर से कोर्ट ने अभी बहुत सारे फीस से मुतालिक हाई कोर्ट में
केसेस आए हैं और ये आए हैं, तो आपको उसके हिसाब से देखने के बाद जी वकील साहब, वो चीजें आपको वक्ती तौर पे मतलब ट्यूशन का डायरेक्शन हुआ है। कई कोर्टों ने कहा है कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, तो जो नॉमिनल ट्यूशन फी है वो आपको देनी है, और बहुत से बिल्डिंग चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे जो स्कूल फीस लिया करती थी, अभी उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी गई है। तो आप सिर्फ ट्यूशन फी जमा करा सकते, फिर ट्यूशन फी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद थे, और अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। और वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारा प्रोग्राम वकील साहब आज यही इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।